क्लास के ड्रोन्स भी थे जो उन्होंने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए, पर हम उसके लिए तैयार थे। हमने उनके हर हमले को नाकाम कर दिया। वो मशहूर डायलॉग है ना, दिल मांगे मोर, शायद हमारे एयर डिफेंस गनर्स भी वही कह रहे थे। उनके ड्रोन्स ने हमें थोड़ा परेशान करने के अलावा कुछ नहीं किया। उनके बहुत सारे कामिकाज़े ड्रोन्स को हमारे SAGW सिस्टम्स ने भी उड़ाया। हमने कुछ खास तरह के UAVs लॉन्च किए जो उनके रेडार और SAM सिस्टम्स को टारगेट कर रहे थे। ये वही थे जिन्होंने उनके बहुत सारे रेडार्स को डिस्ट्रॉय किया और वेपन्स सिस्टम्स को भी। पसरूर, चुनियान और फिर लाहौर, नया चोर जो साउथ वेस्ट में है, कराची के पास कई जगहें, मलीर, कैंट। तो ये वो जगह थी जहां पर कुछ खास रेडार सिस्टम्स थे और हमने उनको टारगेट किया। ये एयर डिफेंस सिस्टम्स थे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के, जिन्होंने बिल्कुल साथ मिलकर काम किया। नौ तारीख को यूएस वाइस प्रेसिडेंट JD वांस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉल किया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक खास जानकारी मिली है कि पाकिस्तान इंडिया पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है, वो भी आज रात। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप उनसे कह दीजिए कि हमारा अटैक उनके अटैक से 3 गुना बड़ा होगा। वहां से गोली, यहाँ से गोला। हमें खबर मिली कि पाकिस्तान इंडिया को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है बुनियान अल मरसूस, और वो ऑपरेशन लगभग 48 घंटों तक चलेगा। मैं उन नामों से कभी भी इम्प्रेस नहीं होता हूं जो नाम पाकिस्तानी आर्मी अपने ऑपरेशंस को देती है, क्योंकि उनको ड्रामेबाजी में मजा आता है। हम ऐसे बयानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम जानते हैं कि ऐसे बयान इसीलिए दिए जाते हैं कि उनके देश के लोग थोड़ा सुरक्षित महसूस करें और दुनिया के सामने आप कायर नजर न आए, और इसीलिए ये बड़ी बड़ी बयानबाजी की जाती है। हमने अपनी ट्रेनिंग्स और ड्रिल्स के दौरान सारी तैयारी की थी, और इसीलिए अगर वो लड़ाई एक वॉर में भी बदल जाती तो भी हम उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे थे। लगभग आधी रात के आसपास उन्होंने एयरक्राफ्ट्स लॉन्च करने शुरू किए और उन्होंने श्रीनगर से लेकर भुज तक अलग अलग जगहों से स्ट्राइक्स की। हमें कई जगहों से लॉन्ग रेंज वेपन्स फायर होने की खबर मिली। उन्होंने बहुत सी मिसाइल्स दागी, पर उनका इंटेलिजेंस कमजोर था। वो मिसाइल्स अपने टारगेट से बहुत दूर जाकर गिरी। सिर्फ एक मिसाइल ऐसी जगह पर गिरी जिससे हमें नुकसान हुआ। वो उधमपुर बेस में गिरी थी जहां हमारा एक हॉस्पिटल टारगेट हुआ था। लगभग 1:30 या 1:45 बजे एक हाई स्पीड मिसाइल लॉन्च की पाकिस्तान ने। टारगेट था दिल्ली, पर हमने उसको हरियाणा के सिरसा में इंटरसेप्ट कर लिया। वो भारत के लिए सिग्नल था कि अब हमें अपना अंतिम जवाबी हमला करना होगा। ये वो वक्त था जब मैंने ये ऑर्डर्स दिए थे कि हमारे लॉन्ग रेंज वेक्टर्स और साथ ही ऑपरेशनल रिजर्व्स को उनकी जगह पर ले जाओ। ये तय किया गया कि भारत इस तरह की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। हम पाकिस्तान को जोरदार मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अगर इस वजह से ये बात बढ़ती है तो बढ़ती रहे। और इस बार पूरी जिम्मेदारी एयरफोर्स को दी गई थी कि वो
ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स को 4 अलग अलग वेव्स में लॉन्च करेंगे। ब्रह्मोस वो मिसाइल है जो अपने तेज रफ्तार हमले के लिए जानी जाती है। उसके इंटरसेप्ट होने के चांसेस भी कम होते हैं। जिस तरह का नुकसान वो पहुंचाती है वो दूसरे कम रफ्तार वाले हथियारों से बहुत ज्यादा होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसे हमने बनाया है, उसे इंडिया में डिजाइन और डेवलप किया गया है। तो उन्होंने हमला करने के लिए 11 पाकिस्तानी एयरफील्ड्स चुन लिए थे। इसीलिए हमने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि हम अपनी कार्रवाई को और तेज करें और दबाव बढ़ाएं। तो उस रात मतलब कि 10 की सुबह, इससे पहले कि वो हमला करते, हम हमला कर चुके थे उनकी मेजर एयरफील्ड्स, रेडार साइट्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर। तो हमने रफीकी, सकर, रहीम यार खान और साथ ही नूर खान एयरबेस पर हमला किया। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। उसके बाद दूसरी वेव में हमने निशाना बनाया मेन बेसिस को। सरगोदा, भोलारी और जकोबाबाद, इन तीनों जगहों को भारी नुकसान पहुंचाया। उसमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। उनके रनवेज को, हैंगर को और उन एयरक्राफ्ट्स को जो कि वहां पार्क्ड थे। इरादा ये था कि कार्रवाई लिमिटेड और कैलकुलेटेड हो और उनको ये मैसेज दिया जाए कि देखो, हम तुम्हें कभी भी मार सकते हैं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमने उसको लगभग 1200 किलोमीटर के फ्रंट पर एंगेज किया, उसकी टेरिटरी में लगभग 200 किलोमीटर अंदर। चीजें वैसे ही हो रही थीं जैसा कि हम चाहते थे कि वो हों। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा था। हमारे सभी हथियार सही जगह पर पहुंच रहे थे। दस तारीख की सुबह हमले की दूसरी वेव के बाद शायद उनको ये बात समझ में आ गई कि मामला और गंभीर हो रहा है और उनके पास हमारे हमलों का कोई जवाब नहीं है। मुझे लगता है पाकिस्तान को एहसास हो गया था उस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के आधार पर जो उसे अलग अलग देशों से मिल रहा था कि उन पर हमला हो सकता है, वो भी समुद्र से, जिससे उन्हें बहुत नुकसान होगा। तो जब उन्हें एहसास हुआ कि अब नेवी भी हमला करने वाली है और आर्टिलरी के साथ ब्रह्मोस भी तैयार खड़ी हैं, वो समझ गए कि अगली रात बहुत भयानक होने वाली है और एयरफोर्स तो पहले ही अपना कमाल दिखा चुकी थी। 10 तारीख को सुबह के 8 बजे तक पाकिस्तानी बेचैन थे इंडियन एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए और असीम मुनीर मार्को रूबियो से बात करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने सुबह के 10 बजे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को कॉल किया और कहा पाकिस्तान चाहता है कि ये वॉर रुक जाए, वो सीज फायर चाहता है। और जयशंकर का जवाब था, हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे बीच समझौता करवाए। तो मार्को रूबियो से ये कहा गया कि आप प्लीज पाकिस्तानी डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को इंडियन डीजीएमओ से बात करने के लिए कहिए, क्योंकि बातचीत का वही सही जरिया है। फिर सुबह के लगभग 9 बजे या उसके आसपास मुझे एक मैसेज आया
जो था पाकिस्तान डीजीएमओ से, और मैसेज में ये था कि पाकिस्तान डीजीएमओ मुझसे बात करना चाहते हैं, यानी अपने इंडियन काउंटर पार्ट से। और आखिरकार ये फैसला किया गया कि हम उनसे किसी भी वक्त बात करेंगे, शायद उस मैसेज के मिलने के लगभग 2 घंटे बाद। मुझे एक कॉल आया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा है पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। मर्फीज लॉ ने भी अपनी भूमिका निभाई। कुछ खराबी आ गई थी उस हॉटलाइन में, हमने वो लाइन ठीक करवाई। उसमें तकरीबन 1-1.25 घंटा लगा होगा, पर तब तक हम ये फैसला कर चुके थे कि ये सुनने में कोई हर्ज नहीं है कि पाकिस्तान डीजीएमओ क्या कहना चाहते हैं। और फिर मैंने उनसे दोपहर में 3:30 पर बात की। आमतौर पर जो साइड बातचीत की पहल करती है वही बोलना शुरू करती है, तो जनरल कासिफ अब्दुल्ला पाकिस्तान डीजीएमओ ने बोलना शुरू किया। ट्रेडिशन के अनुसार उन्होंने मुझे सर कहा, क्योंकि वो भी जानते हैं मैं उनसे सीनियर हूं। और फिर जल्दी वो सीधे मुद्दे पे आ गए और कहा कि उनको तुरंत सीज फायर चाहिए। बल्कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि सर, आपने हम पर इतने ब्रह्मोस मिसाइल्स हिट किए, अब तो आपको शांत होना चाहिए और क्यों ना हम इसे रोक दें। उन्होंने हमसे बार बार रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा बहुत हो गया, आपने बहुत डैमेज कर दिया, अब सीज फायर कर लीजिए। और हमने ये बात मान ली। हमने उनसे कहा कि देखिए, हम इस बात को खींचना नहीं चाहते। हमने 3:30 बजे बात की और हमारी बातचीत शायद आधे घंटे के आसपास चली होगी, और हम दोनों इस बात पर अग्री कर गए कि शाम 5:30 के बाद हम अपने हमले रोक देंगे। दोनों के बीच ये सहमति बनी कि दोनों देश सभी गोलीबारी और किसी भी हमले को रोक देंगे, जमीन पर, हवा में और समुद्र में। देखिए, मैं उसको एक बहुत टेम्पररी अरेंजमेंट मानता हूं, बल्कि मैं उसे सीज फायर ही नहीं मानता हूं। जब तक हमें ये अश्योरेंस नहीं मिलेगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बाउंड्री के उस पार से टेररिस्ट या टेररिस्ट एक्टिविटी को किसी तरह का सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए हम पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। दुनिया के सामने मैसेज साफ था कि इंडिया की अच्छाई को और इंडिया की टॉलरेंस को आप हमारी कमजोरी समझने की गलती ना करें। इंडिया नहीं सहेगा, इंडिया जवाब देगा, फिर चाहे नतीजा जो भी हो। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। मेरा मानना है कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर लड़ाई को कब रोकना है ये भी उतना ही जरूरी होता है। वॉर शुरू करना आसान होता है, पर उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। जब सीज फायर की बात सामने आई तो मुझे और हम सभी को लगा कि हमने कुछ खास हासिल किया है। हर एक सेलर ने, हर एक एयरमैन ने, और हर एक सोल्जर ने पूरे कमिटमेंट के साथ काम किया।
हम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे और लोगों को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इस काम को अंजाम देने वाले फील्ड में मौजूद हमारे यंगस्टर्स थे। एक कहावत है जो बहुत सारे इंडियन ऑपरेशंस रूम में अक्सर लिखी होती है और वो है वॉर इन माय टाइम। और इस बार ये वॉर हमारे टाइम की थी। मैं पहले उन शब्दों की गहराई को नहीं समझ पाता था। मैं बस अपने देशवासियों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जब भी देश को हमारी जरूरत होगी, हम हमेशा मौजूद रहेंगे। फ्यूचर में होने वाला कोई भी वॉर पहले जैसा नहीं होगा, हमें तैयार रहना होगा। ये न्यू नॉर्मल है। अब सेल के नोटिस को वॉर के लिए तैयार रहने का नोटिस माना जाना चाहिए। हमारे देश को शांति पसंद है, मतलब जियो और जीने दो। पर अगर पाकिस्तान ने इस तरह का कोई भी आतंकवादी हमला किया तो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान को पिछली बार से दुगनी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी जो हार हुई है, मुझे लगता है वो उसे जल्दी भूल नहीं पाएंगे। ये सिर्फ एक ट्रेलर था। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो उनका मतलब है कि आतंकवादियों के खिलाफ ये जंग तब खत्म होगी जब एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा।